जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं आज आपके सामने फिर यूपी पुलिस के री एग्जाम को ध्यान में रखते हुए जीएस का प्रैक्टिस सेट लेकर आपके सामने हाजिर हूं। और बच्चों, मैं आशा करता हूं और यह मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, आज के प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने, वह है पोंगल त्योहार किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों उड़ीसा, ऑप्शन सेकंड है केरल, ऑप्शन थर्ड है तमिलनाडु और ऑप्शन फोर है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड है तमिलनाडु। मैं आपको बता दूं कि पोंगल तमिलनाडु का काफ़ी फेमस त्यौहार है। और बच्चों, जो ये पोंगल होता है, ये जो पोंगल होता है यह 4 दिन चलता है। कितने दिन चलता है? 4 दिन चलता है। और यह चारों दिन अलग अलग नामों से जाना जाता है। चारों दिन अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे बच्चों, पहले दिन की बात की जाए तो यह भोगी पोंगल के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? भोगी पोंगल के नाम से जाना जाता है। अगर बच्चों नेक्स्ट दिन की बात की जाए, दूसरे दिन की, तो यह सूर्य पोंगल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? सूर्य पोंगल के नाम से जाना जाता है। तीसरे दिन की यदि बात की जाए बच्चों, तो यह मट्टू पोंगल के नाम से जाना जाता है। मट्टू पोंगल के नाम से जाना जाता है। और यदि चौथे दिन की बात की जाए बच्चों, तो यह कन्नुक पोंगल के नाम से जाना जाता है। क्लियर बच्चों? तो यह 4 दिन अलग अलग नामों से जाना जाता है। उसके अलावा यदि बात की जाए तो तमिलनाडु के कुछ प्रमुख त्योहार और हैं। जैसे पोंगल के अलावा यदि बात की जाए बच्चों तो महामहम, उसके अलावा नाट्यांजलि नृत्य महोत्सव, उसके अलावा थिपुसु, उसके अलावा है थिपुसुबु महोत्सव। उसके अलावा यदि बात की जाए तो कार्तिकई दीपम महोत्सव है। इसमें यह इसके कुछ महत्वपूर्ण त्योहार हैं जो तमिलनाडु के काफी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है, मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन फर्स्ट उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सेकंड पंजाब, ऑप्शन थर्ड केरल और ऑप्शन फोर मध्य प्रदेश। तो बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड है केरल। क्लियर है? केरल। अच्छा बच्चों, आपको मैं बता दूं, पहले भी बता चुका हूं मैं पहली क्लास में कि शास्त्र नृत्यों की संख्या कितनी है? 8 है। कितनी है शास्त्र नृत्यों की संख्या? 8 है। अब उनमें से एक मोहिनीअट्टम है। बच्चों, केरल के और भी महत्वपूर्ण त्योहार हैं। जैसे अगर बात की जाए, जैसे इसमें सबसे पहले ओणम काफी फेमस है बच्चों। ओणम बहुत पूछा जाता है। इसके अलावा विशु है। इसके अलावा अगर बात की जाए इसमें, तो आपका है बच्चों, इसमें आपका एक और महत्वपूर्ण है और वह है बोट महोत्सव। कहने का मतलब यह कि केरल में बोट चलाई जाती है, नाव होती है। और उसमें क्या होता है कि एक नाव पर 50 से 100 लोग तक बैठे हुए होते हैं और वह आपस में नौकायान दौड़ प्रतियोगिता कहते हैं उसको। तो उसमें कौन आगे निकलेगा, कौन पीछे निकलेगा, इस बात का तो उसे महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। उसके अलावा त्रिशूर महोत्सव है बच्चों। उसके अलावा त्रिशूर महोत्सव है। उसके अलावा मकरविलक्कू महोत्सव है। उसके अलावा बच्चों अट्टुकल पोंगल। बच्चों याद रखना, पोंगल तो तमिलनाडु का है, बट अट्टुकल जो पोंगल है वो किसका है? केरल का। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो संतूर को एक लोकप्रिय शास्त्रीय वाद्य यंत्र बनाने का श्रेय दिया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट शिव कुमार शर्मा, ऑप्शन सेकंड अजय चक्रवर्ती, ऑप्शन थर्ड भीमसेन जोशी और ऑप्शन 4 अल्लाह रखा।
तो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है शिव कुमार शर्मा। बच्चों मैं आपको बता दूं, जो संतूर है बच्चों, इसको एक नाम से और जाना जाता है, इसे 100 तारों की वीणा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 100 तारों की वीणा भी कहा जाता है। 100 तारों की वीणा भी कहा जाता है। उसके अलावा दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है इसमें कि जो संतूर है यह कश्मीर से संबंधित है। मेनली कश्मीर का ही प्रमुख वाद्य यंत्र है। कश्मीर का प्रमुख वाद्य यंत्र है। क्लियर है? प्रमुख वाद्य यंत्र है। उसके अलावा यह बात की जाए तो यह सूफी संतों, ये सूफी लोगों में ज्यादा फेमस है। ये सूफी लोगों में भी इसका प्रयोग किया जाता है, या सूफी संगीतों में इसका प्रयोग किया जाता है। सूफी लोगों में भी इसका चलन है। सूफी लोगों में इसका चलन है। कहने का मतलब यह है कि जो सूफी संगीत होते हैं उसमें भी संतूर का प्रयोग किया जाता है। उसके अलावा यदि तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बच्चों, लगातार 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय महिला खिलाड़ी है। ऑप्शन फर्स्ट है कर्णम मल्लेश्वरी, ऑप्शन सेकंड है मीराबाई चानू, ऑप्शन थर्ड है पीवी सिंधु और ऑप्शन 4 है साइना नेहवाल। तो बच्चों लगातार जो ओलंपिक में 2 पदक जीते हैं वो ऑप्शन थर्ड है पीवी सिंधु। क्लियर है बच्चों? अब अगर बात की जाए तो ओलंपिक खेल की शुरुआत, ओलंपिक खेल जो प्रारंभ हुआ या जो शुरुआत हुई तो बच्चों यह 1896 से हुई थी। कब हुई थी? 1896 से हुई थी। और ये कहाँ हुई थी? एथेंस में हुई थी। एथेंस में हुई थी और यह यूनान का उस समय एक प्रमुख शहर हुआ करता था। उसके अलावा यदि बात की जाए तो ओलंपिक में भारत ने जो सबसे पहले पदक जीता था, भारत ने सबसे पहले जो पदक जीता, भारत ने सबसे पहले पदक जो जीता था किसी भी ओलंपिक में तो वो था एम्स्टर्डम ओलंपिक। एम्स्टर्डम में जीता था। कब जीता था? तो यह 1928 में जीता था। क्लियर है? और यह किस में जीता था? तो ये बच्चों हॉकी प्रतियोगिता में जीता था। किस प्रतियोगिता में? हॉकी प्रतियोगिता में जीता था। और जो उपविजेता था, हॉकी में जीता तो कौन जीता? सबसे पहले पदक भारत जीता। और उपविजेता कौन था बच्चों? तो यहाँ उपविजेता की यदि बात की जाए तो उपविजेता नीदरलैंड था। कौन था? उपविजेता नीदरलैंड था। अगर आप लोग देखोगे तो यह उस समय तक हमारा देश पूर्णतः स्वतंत्र नहीं हुआ था, अंग्रेजों का गुलाम था। अब अगर स्वतंत्रता पूर्वक देखा जाए तो सबसे पहले स्वतंत्रता पूर्वक देखा जाए तो 1948 में लंदन में ओलंपिक हुए थे। लंदन में ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ था। वहां भी हॉकी में ही, किसमें? हॉकी में ही गोल्ड मेडल जीता था। हॉकी में ही गोल्ड मेडल जीता था। क्लियर है? हॉकी में ही गोल्ड मेडल जीता था बच्चों। और यहाँ पर भी गोल्ड मेडल था। यहाँ पर भी गोल्ड मेडल था। और महत्वपूर्ण बात क्या है? महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यक्तिगत स्पर्धा में पहली बार अगर कोई पदक जीता था तो वह कौन जीता था? अभिनव बिंद्रा जीता था। अभिनव बिंद्रा। बच्चों गोल्ड मेडल की बात हो रही है। अभिनव बिंद्रा मतलब कहने का है कि व्यक्तिगत स्पर्धा में कोई भी व्यक्ति जो पहली बार गोल्ड मेडल जीता था तो वो अभिनव बिंद्रा थे। और यह 2008 के बीजिंग ओलंपिक थे। कौन से ओलंपिक थे? बीजिंग ओलंपिक थे। क्लियर है? अब अगर बात की जाए बच्चों तो मैं नेक्स्ट पेज लेता हूं। अगर बात की जाए तो 2008 के बाद फिर अगर बात की जाए तो 2016 में रियो डी जेनेरियो। तो बच्चों यह ब्राजील का एक शहर था। यहाँ पर ओलंपिक हुए। और इन ओलंपिक 2016 के ओलंपिक में ही पीवी सिंधु ने रजत पदक जीता। कौन सा पदक जीता था बच्चों? रजत पदक जीता था। और जो रजत पदक जीता था बच्चों
यह उस समय उम्मीद तो यह की जा रही थी कि पीवी सिंधु गोल्ड मेडल जीतेंगी, लेकिन ये उसमें पराजित हो गई। और फिर 2020 का ओलंपिक आया, 2020 का ओलंपिक आया, और इस ओलंपिक में बच्चों फिर पीवी सिंधु ने बच्चों कांस्य पदक जीता। कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता। तो कहने का मतलब यह है कि यह केवल कौन सी पीवी सिंधु ही ऐसी खिलाड़ी हैं जिन्होंने लगातार 2 बार ओलंपिक में पदक जीता था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है, थर्ड मैन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? हॉकी, क्रिकेट, टेनिस, कबड्डी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड है, क्रिकेट। तो मैं आपको बता दूं, क्रिकेट से संबंधित कुछ और प्रमुख शब्दावलियां हैं, जैसे इसमें बात की जाए तो जैसे वाइड, वाई, लेग बाई, सिली पॉइंट, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, रिव्यू, स्टंप, स्पिन, लेग स्पिन। बहुत सारे शब्दावली हैं जो क्रिकेट से संबंधित हैं। थर्ड मैन किससे संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वर्तमान में भारत में यूनेस्को में सम्मिलित कितने विश्व धरोहर स्थल हैं? ऑप्शन फर्स्ट 40, ऑप्शन सेकंड 42, ऑप्शन थर्ड 45 और ऑप्शन फोर्थ 38। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड है, 42। बच्चों मैं आपको बता दूं, 42 की यदि बात की जाए तो 42 पहले 40 थे, लेकिन 41वां और फिर 42वां ये दोनों 2023 में जोड़े गए। 41वां बच्चों जो जोड़ा गया वो शांति निकेतन जोड़ा गया। कौन सा जोड़ा गया बच्चों? शांति निकेतन जोड़ा गया। उसके अलावा यदि बात की जाए कौन सा जोड़ा गया? शांति निकेतन जोड़ा गया। क्लियर है बच्चों? शांति निकेतन जोड़ा गया। यह पश्चिम बंगाल में है। कहां पर है? पश्चिम बंगाल में है। उसके अलावा यदि बात की जाए बच्चों तो 42वां जो विश्व धरोहर स्थल है वो बच्चों होयसल था। कौन सा था? होयसल था, जो कर्नाटक में। क्लियर है? होयसल था जो कर्नाटक में। अब बच्चों महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो 42 अब कितने हैं वर्तमान में? 42 हो गए, और ये दोनों ही 2023 में जोड़े गए थे बच्चों। कब जोड़े गए? दोनों ही 2023 में। अब महत्वपूर्ण बात क्या है? महत्वपूर्ण बात यह है कि बच्चों जो 42 हैं इसमें से 3 प्रकार की कैटेगरी हैं। 3 प्रकार की बात की जाए तो इसमें से 34 तो बच्चों सांस्कृतिक हैं। कैसे हैं? 34 ऐसे विश्व धरोहर स्थल हैं जो सांस्कृतिक हैं। और बच्चों उसके अलावा यदि बात की जाए तो 7 ऐसे विश्व धरोहर स्थल हैं बच्चों जो प्राकृतिक हैं। कैसे हैं? जो प्राकृतिक हैं। और बच्चों इनमें से एक ऐसा है बच्चों जो मिश्रित है। कैसा है? मिश्रित है। मिश्रित का मतलब यह है कि वह सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों ही दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और जो बच्चों मिश्रित है वह कंचनजंगा है। कौन सा है बच्चों? वह कंचनजंगा है। क्लियर है बच्चों? कौन सा है? कंचनजंगा। कंचनजंगा है बच्चों, कंचनजंगा। तो कंचनजंगा है। तो अगर बात की जाए महत्वपूर्ण तो कंचनजंगा कौन सा है बच्चों? कंचनजंगा। और जो कंचनजंगा कहां पर है? ये सिक्किम में। कहां पर है बच्चों? यह सिक्किम में। अब एक महत्वपूर्ण बात और है बच्चों कि भारत के जो यूनेस्को की जो विश्व धरोहर स्थल की जो सूची बनाई जाती है तो भारत के सबसे पहले इसमें कौन सम्मिलित हुए थे? तो इसमें जो सम्मिलित हुए थे बच्चों, तो मैं नेक्स्ट पेज पर आपको बताता हूं। इसमें जो सम्मिलित हुए थे सबसे पहले 1983 में हुए थे। कब हुए थे? 1983 में हुए थे। उसमें अजंता की गुफाएं थी बच्चों। अजंता की गुफाएं हैं महाराष्ट्र में बच्चों। गुफाएं महाराष्ट्र में है। उसके अलावा दूसरी बात की जाए बच्चों, अजंता की गुफाएं कहाँ हैं? महाराष्ट्र औरंगाबाद में।
महाराष्ट्र औरंगाबाद में है। उसके अलावा बच्चों आगरा का किला था, आगरा का किला था, आगरा का किला था। और बच्चों तीसरा था ताजमहल, ताजमहल था बच्चों, यह भी आगरा में है, ताजमहल। और बच्चों चौथे थे एलिफेंटा की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं। क्लियर बच्चों, एलिफेंटा की गुफाएं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले जो शामिल किए गए थे 1983 में, तो वह यूनेस्को की विश्व धरातल स्थल में, तो वो ये थे। और अगर बात की जाए तो इस समय कितने हैं, 42 हैं। क्लियर बच्चों, कितने हैं, 42 हैं। और इसमें से 34 सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक हैं और 1 मिश्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए बच्चों, तो आपके सामने है कर्नाटक के युद्ध किसके मध्य लड़े गए थे? ऑप्शन फर्स्ट आंग्ल मराठा, ऑप्शन सेकंड आंग्ल मैसूर, ऑप्शन थर्ड आंग्ल फ्रांसीसी, और ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आंग्ल फ्रांसीसी। मेरा कहने का मतलब यह है कि कर्नाटक के युद्ध भले ही कर्नाटक में लड़े गए थे, लेकिन ये अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य ही लड़े गए थे। बच्चों मैं आपको बता दूं, कर्नाटक के जो युद्ध हुए वो 3 युद्ध हुए। कितने युद्ध हुए थे बच्चों? 3 युद्ध हुए, 3 युद्ध हुए। इसमें प्रथम कर्नाटक युद्ध, एक तो था प्रथम कर्नाटक युद्ध, प्रथम कर्नाटक युद्ध, प्रथम कर्नाटक युद्ध। बच्चों द्वितीय कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध। और बच्चों तृतीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ये युद्ध हुए थे बच्चों, पहला हुआ था 1746 से लेकर 48 तक। उसके अलावा दूसरा हुआ था बच्चों 1749 से 54 तक। और तीसरा हुआ था बच्चों 1756 से 63 तक। अब इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है बच्चों कि कर्नाटक के युद्ध हुए कर्नाटक में, लेकिन लड़े गए किन किन के मध्य? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य। अब महत्वपूर्ण बात क्या है बच्चों कि मैं आपको नेक्स्ट पेज पे बताऊं। इसमें क्या हुआ था कि जो कर्नाटक के युद्ध लड़े थे, एक तरफ तो कर्नाटक था, एक तरफ तो कर्नाटक, और एक तरफ बच्चों दक्कन था। एक तरफ क्या था? दक्कन था। तो यहां पर उत्तराधिकारी था। उत्तराधिकारी युद्ध ऐसे था कि एक तरफ तो बच्चों यहां चंदा साहब था। कौन था? चंदा साहब था। और एक तरफ अनवरुद्दीन था, एक तरफ अनवरुद्दीन था, एक तरफ अनवरुद्दीन था। और यहां दक्कन में क्या था बच्चों? दक्कन में मुजफ्फर जंग था, एक तरफ मुजफ्फर जंग, और एक तरफ नासिर जंग, एक तरफ नासिर जंग। कहने का मतलब यह है कि ये दोनों, दक्कन में तो मुजफ्फर जंग को सपोर्ट कर रहे थे फ्रांसीसी। कौन? फ्रांसीसी। और बच्चों नासिर जंग की बात की जाए तो इसे अंग्रेज सपोर्ट कर रहे थे। कौन कर रहे थे? अंग्रेज। क्लियर है? उसके अलावा ऐसा ही यहां पे था, चंदा साहब को फ्रांसीसी सपोर्ट कर रहे थे। कौन कर रहे थे? फ्रांसीसी सपोर्ट कर रहे थे। और बच्चों अनवरुद्दीन को अंग्रेज सपोर्ट कर रहे थे, अंग्रेज सपोर्ट कर रहे थे। और यही परिणाम रहा कि फ्रांसीसी चाहते थे कि चंदा साहब कर्नाटक की गद्दी पर बैठे, जबकि अंग्रेज चाहते थे अनवरुद्दीन इसकी गद्दी पर बैठे। और यह युद्ध इसी आधार पर छिड़ जाता है। छिड़ने के लिए तो ये ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार से प्रारंभ होता है। मैं आपको बता दूं, कर्नाटक के जो युद्ध थे वो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध से प्रारंभ हुए। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध से प्रारंभ हुए। कहां से हुए? ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी संघर्ष से प्रारंभ हुए थे। देखो कितनी मजेदार बात है कि प्रारंभ हो रहे हैं ऑस्ट्रिया से, लड़े जा रहे हैं भारत में, और लड़ कौन रहा है? अंग्रेज और फ्रांसीसी। क्लियर है? कौन लड़ रहा है? अंग्रेज और फ्रांसीसी। तो ये 3 युद्ध होते हैं। अब अगर बात की जाए बच्चों, तो प्रथम जो कर्नाटक का युद्ध था यह एक्स सापेल की संधि के तहत समाप्त होता है। एक्स ला सापेल की संधि के तहत समाप्त होता है। एक्स ला सापेल की संधि के तहत समाप्त होता है बच्चों। दूसरे कर्नाटक युद्ध की बात की जाए बच्चों, तो यह जो युद्ध था पांडिचेरी की संधि के तहत समाप्त होता है। पांडिचेरी की संधि के तहत समाप्त होता है। और ये अन्य, और बच्चों यह
अनिर्णायक था। कौन सा था यह? अनिर्णायक था। क्लियर है। और तृतीय कर्नाटक युद्ध बच्चों पेरिस की संधि के तहत समाप्त होता है। पेरिस की संधि के तहत समाप्त होता है। क्लियर है बच्चों। तो ये लड़े किस किस के मध्य गए थे? आंग्ल और फ्रांसीसियों के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए बच्चों तो आपके सामने है, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कहां स्थापित किया गया था? ऑप्शन फर्स्ट महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है। मैं आपको बता दूं प्रथम परमाणु रिएक्टर की बात की जाए तो अप्सरा को माना जाता है। कौन सा है बच्चों? अप्सरा है। और ये मुंबई महाराष्ट्र में ही स्थित है। अप्सरा की जो स्थापना हुई थी 1957 में हुई थी। कब हुई थी? 1957 में हुई थी। और उस समय जो पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे, इन्होंने ही इसका उद्घाटन किया था। अब अगर बात की जाए बच्चों तो वैसे तो इस समय हमारे भारत में लगभग 22 परमाणु रिएक्टर संचालित हैं। कितने? लगभग 22 परमाणु रिएक्टर इस समय संचालित या अवस्था में हैं, जो या संचलित हैं। क्या? संचलित हैं या चलन में। लगभग कितने हैं? 22 हैं। इसमें से कुछ महत्वपूर्ण हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे बात की जाए बच्चों तो कैगा है। कैगा कर्नाटक में है। कैगा बच्चों कहां पर है? कर्नाटक में है। एक महत्वपूर्ण है बच्चों काकरापार। काकरापार है बच्चों, बहुत पूछा जाता है। यह बच्चों गुजरात में है। कहां पर है? गुजरात में है। इसके अलावा जब बात की जाए बच्चों तो एक है कुडनकुलम। कुडनकुलम है बच्चों, यह तमिलनाडु में है। कहां पर है? तमिलनाडु में है। उसके अलावा एक और बात की जाए तो नरोरा है। नरोरा है जो बच्चों बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में। कहां पर है? बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में। बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में है बच्चों। उसके अलावा बात की जाए तो एक रावत भाटा है। रावत भाटा है बच्चों, यह रावत भाटा है, यह राजस्थान में है। कहां पर है? यह राजस्थान में है। और एक बच्चों तारापुर है। तारापुर है, यह भी महाराष्ट्र में है। तारापुर है बच्चों, और ये कहां पर है? महाराष्ट्र में है। क्लियर है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है। अप्सरा देश का प्रथम परमाणु रिएक्टर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन फर्स्ट कानपुर, नई दिल्ली, कटक, शिमला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है कानपुर। कहां पर? कानपुर। बच्चों मैं आपको कुछ और प्रमुख शोध संस्थान बताता हूं जो हमारे देश की बहुत पूछा जाता है। जैसे सबसे पहले भारतीय कृषि अनुसंधान, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। ये बच्चों दिल्ली में। कहां पर है ये दिल्ली में है। उसके अलावा बच्चों मैं आपको बता दूं इसमें और महत्वपूर्ण यह कि चीनी अनुसंधान संस्थान, चीनी अनुसंधान संस्थान बच्चों कानपुर में है। कहां पर है? ये कानपुर में है। उसके अलावा बच्चों केंद्रीय उपोषण बागवानी, केंद्रीय उपोषण बागवानी अनुसंधान बच्चों लखनऊ में। कहां पर है? लखनऊ में है। उसके अलावा यदि बात की जाए बच्चों तो केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, ये भी बच्चों लखनऊ में है। ये भी लखनऊ में है। उसके अलावा इस बात की जाए बच्चों तो केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी अनुसंधान संस्थान कहां पर है बच्चों? तो यह श्रीनगर में। ये कहां पर है? श्रीनगर में। क्लियर बच्चों। एक बच्चों महत्वपूर्ण है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय डेयरी
अनुसंधान संस्थान, डेयरी अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की बात की जाए बच्चों तो यह कहां पर है? करनाल में। ये कहां पर है? करनाल में। क्लियर है बच्चों? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है। क्लियर? अगर बच्चों कटक की बात की जाए तो इसमें केंद्रीय चावल अनुसंधान कौन सा है? केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, अनुसंधान संस्थान, अनुसंधान संस्थान बच्चों कटक में है। और शिमला की बात की जाए बच्चों तो केंद्रीय आलू, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहां पर है बच्चों? तो ये शिमला में है। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है? एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है, एशिया। तो बच्चों मैं आपको बता दूं जो विश्व के महाद्वीप कितने हैं यह भी आपके सामने आएगा, और मैं आपको क्रम से बता देता हूं। सबसे बड़ा कौन सा है बच्चों? सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप है। कौन सा है बच्चों? सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप, सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप है। दूसरे की बात की जाए बच्चों तो अफ्रीका, अफ्रीका। उसके अलावा बात की जाए तो उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। उसके अलावा दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। उसके अलावा यदि बात की जाए तो अंटार्कटिका महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप। इसके अलावा यदि बात की जाए तो यूरोप महाद्वीप, यूरोप। और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। आप लोग देखोगे तो आपको 7 महाद्वीप नजर आएंगे। ये सबसे बड़ा महाद्वीप है, सबसे बड़ा। और ऑस्ट्रेलिया बच्चों सबसे छोटा महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। अब इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है? सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया को बच्चों प्यासी भूमि का भी देश कहा जाता है, प्यासी भूमि का देश, प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया को ही बच्चों द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। कहने का मतलब यह है कि ऑस्ट्रेलिया के चारों ओर पानी पानी है, ऑस्ट्रेलिया के चारों ओर पानी पानी या जल है। वो इसी कारण ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को ही द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। ऐसा कोई भी स्थल, मैं आपको बता दूं बच्चों, ऐसा कोई भी स्थल जिसके चारों ओर यदि पानी है या जल है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? द्वीपीय कहते हैं या द्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? या हम इसको द्वीप कहते हैं। अब अगर बात की जाए बच्चों तो यूरोप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। यूरोप को क्या कहा जाता है? प्रायद्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है, प्रायद्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। क्योंकि यूरोप महाद्वीप के 3 तरफ पानी है। ऐसा कोई भी स्थल बच्चों, ऐसा कोई भी स्थल जिसके 3 तरफ पानी होता है उसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे प्रायद्वीपीय कहते हैं। और इसी कारण यूरोप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। अंटार्कटिका को बात की जाए बच्चों तो यह सफेद महाद्वीप कहा जाता है। कौन सा? इसे सफेद महाद्वीप कहते हैं। और इसे सफेद महाद्वीप क्यों कहते हैं? क्योंकि सफेद महाद्वीप इसलिए कहते हैं, इस पर बर्फ की मोटी परत पाई जाती है। 2 से 5 किलोमीटर मोटी इस महाद्वीप पर बर्फ की परत पाई जाती है। इस कारण इसे सफेद महाद्वीप कहते हैं। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को बच्चों पक्षियों का महाद्वीप कहते हैं। किसका? पक्षियों का महाद्वीप कहते हैं, पक्षियों का महाद्वीप कहते हैं। इसके अलावा यदि बात की जाए बच्चों उत्तरी अमेरिका को नई दुनिया, किसका? नई दुनिया का देश कहते हैं, नई दुनिया का देश कहते हैं। और बच्चों अफ्रीका को कैसे कहते हैं? अंध महाद्वीप कहते हैं, अंध महाद्वीप कहते हैं बच्चों। क्योंकि यहाँ पर खनिज संसाधनों की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन यहाँ पर संसाधनों को लेकर आज तक विवाद है और उनको लेकर बड़े ही संघर्ष चल रहा है। और बड़े बड़े आतंकवादी संगठन इस बात को लेकर पनप रहे हैं और आपस में संघर्ष है। लेकिन आज तक यह डिसाइड या निर्धारण नहीं हो पाया है कि जो खनिज संसाधन है उन पर सरकार का कंट्रोल रहना है या आम जनता का रहना है।
और बच्चों एशिया और अफ्रीका महाद्वीप की एक खासियत और है, अफ्रीका महाद्वीप से 3 और रेखाएं, कर्क, कर्क, मकर और विषुवत, कर्क, मकर और विषुवत, तीनों रेखा सिर्फ एक ही महाद्वीप से गुजरती हैं और वह महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप। एशिया महाद्वीप की बात की जाए बच्चों तो यह सबसे बड़ा तो है ही है, सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसके अलावा इसे विरोधाभासों का महाद्वीप भी कहा जाता है, विरोधाभासों का महाद्वीप भी कहा जाता है, विरोधाभासों का महाद्वीप भी कहा जाता है। और इसको बच्चों जम्बू द्वीप के भी नाम से जाना जाता है, जम्बू द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर बच्चों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक आयोग नहीं है? संघ लोक सेवा आयोग, नीति आयोग, निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग। तो मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड है, नीति आयोग। संघ लोक सेवा आयोग तो बच्चों अनुच्छेद 315 से 323 तक है, कितना है? 315 से 323 तक, तो ये संवैधानिक आयोग हो गया। निर्वाचन आयोग की बात की जाए बच्चों तो ये अनुच्छेद 324 से 29 तक है, तो ये भी संवैधानिक आयोग हो गया। और वित्त आयोग के लिए अनुच्छेद 2 से 80 है, अनुच्छेद 2 से 80 है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वित्त आयोग है जो संवैधानिक आयोग नहीं है। बच्चों नीति आयोग की बात की जाए, वित्त आयोग तो बच्चों संवैधानिक आयोग है लेकिन नीति आयोग नहीं है। नीति आयोग की बात की जाए बच्चों तो नीति आयोग की स्थापना बच्चों 1 जनवरी 2015 को हुई थी। क्लियर है? नीति आयोग का जो स्थान लिया था, नीति आयोग ने जो इसका स्थान लिया था वो योजना आयोग था। कौन था बच्चों? पहले यह योजना आयोग हुआ करता था, योजना आयोग हुआ करता था, लेकिन योजना आयोग की जगह ही नीति आयोग का गठन किया गया। उसके अलावा जो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे वो अरविंद पानागड़िया थे। कौन थे बच्चों? अरविंद पानागड़िया थे, अरविंद पानागड़िया थे, अरविंद पानागड़िया थे। अब अगर बात की जाए बच्चों तो इसके अलावा जो प्रथम अध्यक्ष थे, इसके प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी थे। कौन थे? नरेंद्र मोदी थे। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि नीति आयोग का अध्यक्ष हमेशा वर्तमान प्रधानमंत्री रहता है। कौन रहता है? जो भी प्रधानमंत्री होगा वही स्वाभाविक या स्वतः ही नीति आयोग का वो अध्यक्ष हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? दूसरी बात यह है कि नीति आयोग को थिंक टैंक भी कहा जाता है। नीति आयोग को बच्चों क्या कहा जाता है? थिंक टैंक भी कहा जाता है। और बच्चों नीति आयोग जो है वो 7 पिलर किस पर काम करता है? 7 पिलर या 7 स्तंभ पर यह काम करता है। किस पर काम करता है? 7 स्तंभ पर काम करता है। उसके अलावा वर्तमान में जो उपाध्यक्ष हैं वो सुमन बेरी हैं। कौन है? सुमन बेरी हैं। क्लियर है बच्चों? सुमन बेरी हैं। और जो उपाध्यक्ष होता है वह कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है। बच्चों जो उपाध्यक्ष होता है वह एक कैबिनेट मंत्री के बराबर उसे शक्ति मिली हुई होती है या उसे दर्जा मिला होता है। क्लियर है? जो योजना आयोग का उपाध्यक्ष होगा उसे एक कैबिनेट मंत्री या केंद्रीय मंत्री के बराबर ही पावर मिली हुई होती है। जितनी भी सुविधाएं होती हैं वो कैबिनेट मंत्री के दर्जे की ही होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लोविन, कैल्सीफेरॉल, टेकोफेरॉल, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है, राइबोफ्लेविन। मैं आपको बता दूं बच्चों विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो इसमें एक तो होता है B1 होता है, B2 होता है, B3 होता है, B5 होता है, B6 होता है, B7 होता है, B9 होता है और बच्चों एक होता है B12 होता है। तो B1 का जो रासायनिक नाम होता है बच्चों थायमीन होता है। क्या होता है? थायमीन होता है। B2 का जो रासायनिक नाम होता है बच्चों वो राइबोफ्लेविन होता है। कौन सा होता है? राइबोफ्लेविन होता है। उसके अलावा यदि बात की जाए बच्चों तो जो B3 होता है बच्चों इसका नियासिन होता है। क्या होता है बच्चों? नियासिन होता है। अगर बच्चों B5 की बात की जाए तो इसका पेंटथेनिक एसिड होता है बच्चों, पेंटथेनिक
एसिड होता है, पेंटाथेनिक एसिड होता है। B6 का बच्चों पायरोडेक्सिन होता है, पायरोडेक्सिन होता है बच्चों, क्या होता है, पायरोडेक्सिन होता है। B7 की बात की जाए बच्चों तो इसका बायोटीन होता है, क्या होता है, बायोटीन होता है। और बच्चों B9 की बात की जाए तो इसका फॉलिक एसिड होता है, क्या होता है, फॉलिक एसिड होता है, फॉलिक एसिड होता है। और B12 की बात की जाए बच्चों तो इसका होता है साइनोकोबालमिन, साइनोकोबालमिन होता है। क्लियर है बच्चों। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में इतनी विटामिन होती हैं और इनसे संबंधित क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में बना रहता है, चाहे वो विटामिन B5 का पूछ ले या विटामिन B2 का पूछ ले। तो इस प्रकार आपके सामने सारे लिखे हुए हैं। कैल्सीफेरल की बात की जाए बच्चों तो विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है, और टेकोफेरल की बात की जाए तो बच्चों यह विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है। एक इंपॉर्टेंट बात और है बच्चों, विटामिन की खोज भी पूछ ली जाती है, तो विटामिन की खोज बच्चों फंक ने की थी। किसने की थी, विटामिन की खोज फंक ने की थी। और यह विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के रासायनिक नाम आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक नहरों का निर्माण किसने करवाया था? इल्तुतमिश, फिरोजशाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक और कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड है, फिरोजशाह तुगलक ने ही सबसे अधिक नहरों का निर्माण दिल्ली सल्तनत में कराया था। बच्चों मैं आपको बता दूं, फिरोजशाह तुगलक का जो शासक बनता है यह बनता है बच्चों 1351 में शासक बनता है और ये 88 तक रहता है। कब तक रहता है, 1351 में यह शासक बनता है बच्चों। कब बनता है, 1351 में बनता है और यह कब तक रहता है, 1388 तक रहता है। उसके अलावा बच्चों फिरोजशाह तुगलक की अगर बात की जाए तो सबसे अधिक नहरों का निर्माण इसने ही कराया था, सबसे अधिक नहरों का निर्माण इसने ही कराया, सबसे अधिक नहरों का निर्माण। बच्चों एक इंपॉर्टेंट बात और है, एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि फिरोजशाह तुगलक ने दीवाने बंदगान, फिरोजशाह तुगलक ने दीवान ए बंदगान, क्या, दीवान ए बंदगान नामक विभाग की स्थापना की। बंदगान से आपको समझ में आ रहा हो कि बंदी, फिरोजशाह तुगलक के समय सबसे अधिक दास थे, तो इसलिए इसने एक अलग से विभाग की स्थापना की, दीवान ए बंदगान। उसके अलावा बच्चों मैं आपको बता दूं, इसने एक हॉस्पिटल था। हॉस्पिटल के अलावा मैं एक चीज और बताऊं आपको बच्चों कि इसने क्या किया था, इसने एक कर्व था सर्व ए हब एक कर था जो सिंचाई करता, बहुत पूछा जाता है, सिंचाई कर था और इसकी जो दर थी वो 1/10 थी। क्या थी, सिंचाई कर था 1/10 थी। क्लियर है बच्चों। उसके अलावा इसने एक और विभाग की स्थापना की, दीवान ए खैरात। किस विभाग की स्थापना की, दीवान ए खैरात। कहने का मतलब यह कि आप लोग सुनते होंगे कि आपका दोस्त या कोई कुछ मांगता है तो आप कभी कभार कह देते हो कि यहाँ का खैरात थोड़ी बट रही है, तो खैरात का मतलब होता है फ्री में मिलना। तो इसने दीवान ए खैरात विभाग की स्थापना की थी और यह मुस्लिम महिलाओं और लड़कियों की जब शादी वगैरह होती थी तो उनको यह पैसा देता था, उनकी शादी में ये मदद करता था। क्लियर है बच्चों। और एक इंपॉर्टेंट बात यह कि इसने सबसे लंबी नहर का निर्माण करवाया था। क्या करवाया था इसने, सबसे लंबी नहर का निर्माण, सबसे लंबी नहर का निर्माण करवाया था, नहर का निर्माण करवाया था। और इस नहर की जो लंबाई थी बच्चों वो 150 मील थी। कितनी थी, 150 मील थी। और यह दिल्ली की यमुना नदी से लेकर हिसार तक थी, यमुना नदी से हिसार तक थी। क्लियर बच्चों, कहां तक थी, यमुना नदी से हिसार तक थी और ये 150 मील लंबी थी। क्लियर बच्चों। अब अगर बात की जाए बच्चों तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है लुम्बिनी, सारनाथ, कुशीनगर, पावापुरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है। गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था 563 बीसी में, कब हुआ था, 563 बीसी में लुम्बिनी में ही हुआ था। उसके अलावा गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या था, बचपन का नाम सिद्धार्थ था, बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इसकी
माता का नाम, इसकी माता का नाम महामाया था, महामाया था। इसके पिता का नाम शुद्धोदन था, इसके पिता का नाम शुद्धोदन था, शुद्धोदन था। इसके बचपन का नाम गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था, इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा था, इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि 29 अवस्था इनका जो गृह त्याग है बच्चों, गृह त्याग है वो 29 वर्ष की अवस्था में माना जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या कि जब ये गृह त्याग करते हैं तो इस घटना को इतिहास में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। क्या? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। क्लियर है बच्चों? जब गौतम बुद्ध प्रथम उपदेश देते हैं तो उसको धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से क्या जाना जाता है? प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। उसके अलावा यदि बात की जाए तो गौतम बुद्ध के जो एक घोड़ा था, एक क्या था इनका? घोड़ा था। और एक इनका घोड़ा था और एक इनका सारथी था। तो घोड़ा को कंथक और सारथी का नाम चाड़ था। क्या था? चाड़ था। क्लियर बच्चों? चाड़ था। उसके अलावा अगर बात की जाए तो गौतम बुद्ध की जो मृत्यु वो कुशीनगर में हुई। कहाँ हुई बच्चों? कुशीनगर में हुई। ये मल्ल राज्य की वो थी राजधानी। ये क्या थी? मल्ल राज्य की राजधानी थी। और बच्चों महत्वपूर्ण बात यह है कि गौतम बुद्ध का प्रथम वर्षावास था जो बच्चों सारनाथ में हुआ। कहां पर हुआ? सारनाथ में हुआ। क्लियर है? और अंतिम वर्षावास कहां हुआ था? तो वो वैशाली में हुआ था। अंतिम वर्षावास वैशाली में हुआ और प्रथम वर्षावास सारनाथ में हुआ। और सारनाथ में इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। कहां पर दिया था प्रथम उपदेश? सारनाथ में ही दिया था। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो वन्य जीव अधिनियम लाया गया 1972, 1980, 1986, 1973। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है, 1972 में ही वन्य जीव अधिनियम लाया गया था। अब अगर बात की जाए बच्चों तो 1980 में वन संरक्षण अधिनियम। उसके अलावा 1986 में बात की जाए तो 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। उसके अलावा यदि बात की जाए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, उसके अलावा 1973 की बात की जाए बच्चों तो प्रोजेक्ट टाइगर। कुछ और महत्वपूर्ण है बच्चों, जैसे बात की जाए तो 1974 में मगरमच्छ संरक्षण अधिनियम, मगरमच्छ संरक्षण अधिनियम। उसके अलावा यदि बात की जाए तो 1975 में कछुआ संरक्षण अधिनियम। इसके अलावा यदि बात की जाए बच्चों कछुआ संरक्षण अधिनियम के अलावा यदि बात की जाए तो 1987 में गैंडा संरक्षण अधिनियम। और बच्चों 1992 की बात की जाए तो प्रोजेक्ट एलिफेंट और एलिफेंट ही बच्चों, प्रोजेक्ट एलिफेंट और एलिफेंट की बात की जाए बच्चों तो आप सब लोगों को पता है कि यह
राष्ट्रीय पशु घोषित, ये विरासत पशु घोषित है। हमारा कैसा पशु है? विरासत पशु घोषित है। और इसे विरासत पशु घोषित 2010 में किया गया था। कब किया गया था? इसे विरासत पशु घोषित कब किया गया था? तो 2010 में किया गया था। क्लियर है बच्चों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में पहली रेलवे लाइन कब शुरू हुई? 1853, 1859, 1905, 1856। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है 1853। मैं आपको बता दूं 1853 में ये मुंबई से और ठाणे के मध्य, कहां से कहां तक चली थी? मुंबई से और ठाणे के मध्य, ये दोनों ही महाराष्ट्र में है। और इसकी जो लंबाई थी वो कितनी थी? 34 किलोमीटर थी। उस समय जो गवर्नर जनरल था बच्चों, उस समय जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड डलहौजी था। कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है बच्चों, क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेलवे का विकास सबसे अधिक किस गवर्नर जनरल के समय हुआ? रेलवे का विकास सबसे अधिक लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। किसके समय हुआ था बच्चों? लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। ध्यान रखना इस बात को। शुरुआत हुई है लॉर्ड डलहौजी के समय और सबसे अधिक रेलवे का जो विकास हुआ था वो लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अवध को अंग्रेजी राज्य में कब मिला लिया गया? 1850, 1852, 1853, 1856। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 4 है 1856। मैं बता दूं बच्चों कि अवध अंग्रेजों का सबसे विश्वास पात्र हुआ करता था। सबसे विश्वास पात्र कोई था तो अवध था। और अवध को लॉर्ड वेलेस्ली को कोई भी आधार नहीं मिला था इसे सम्मिलित करने का, कोई भी आधार किसी भी प्रकार का। तो फिर इन्होंने पता क्या किया? इन्होंने एक कुशासन का आरोप लगाकर, किसका आरोप लगाकर? कुशासन का आरोप लगाकर इसको शामिल कर लिया था। कुशासन का आरोप लगाकर अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था। बच्चों अगर बात की जाए तो यह जो क्रम था ये मुख्यतः मैं आपको बता दूं, एक गवर्नर जनरल थे जिनका जो अभी मैंने आपको बताया था लॉर्ड डलहौजी। कौन? लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी की बात की जाए तो इन्होंने एक व्यपगत सिद्धांत लाए थे। कौन सा सिद्धांत लाए थे? ये व्यपगत सिद्धांत लाए थे। और इसी सिद्धांत को राज्य हड़प नीति भी कहा जाता है। इस सिद्धांत को ही राज्य हड़प नीति भी कहा जाता है। तो इसके तहत इन्होंने क्या किया? सबसे पहले 1848 में सतारा को शामिल किया, फिर 1849 में जैतपुर व संभलपुर दोनों को किया, फिर अगर बच्चे बात की जाए तो 1850 में बगहाट को किया। किसको किया? 1850 में बगहाट को किया बच्चों। फिर अगर बात की जाए तो 1852 में उदयपुर को किया। फिर 1853 में झांसी को सम्मिलित किया। और फिर 1854 में नागपुर को किया। और 1855 में करौली को, करौली को भी सम्मिलित कर लिया गया। और फिर 1856 में कुशासन के आरोप लगाकर अवध को भी अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। क्लियर बच्चों मैं यह उम्मीद भी करता हूं कि आप लोगों की क्लास कंटिन्यूटी चल रही होगी। और बच्चों मुझे यह भी उम्मीद है कि यदि आप ऐसे ही कंटिन्यूटी रख पाते हो एग्जाम तक, तो मुझे यह विश्वास है कि हम कहीं न कहीं जब एग्जाम होगा तो जीएस के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। यह इस क्लास की विशेषता भी रहेगी। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी। तो इस क्वेश्चन का
राइट आंसर ऑप्शन थर्ड है फुटबॉल। और कुछ और संबंधित कप हैं फुटबॉल से, जैसे सबसे महत्वपूर्ण आप सब लोग जानते हो फीफा कप। फीफा कप फुटबॉल का फीफा कप है जो विश्व कप माना जाता है, फुटबॉल का विश्व कप माना जाता है फीफा कप। अब इसकी बात की जाए बच्चों तो फीफा जो कप हुआ था 2022 में हुआ था। मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, 2022 में ये कहाँ हुआ था? कतर में हुआ था, कतर में हुआ था। और बच्चों कतर में जो विजेता रहा, विजेता जो रहा था बच्चों वो अर्जेंटीना रही। कौन रही? विजेता बच्चों अर्जेंटीना रही, अर्जेंटीना रही थी बच्चों। और उपविजेता फ्रांस रही थी बच्चों, उपविजेता फ्रांस रही थी। वैसे मैं आपको बता दूं पेनल्टी के तहत ये जीती थी। दोनों ही टीमों के 3-3 गोल थे, दोनों ही टीमों के 3-3 गोल थे। अच्छा बच्चों और कुछ कपों की बात की जाए फुटबॉल से संबंधित तो जैसे संतोष ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी बच्चों, संतोष ट्रॉफी, सोवर्स कप, सोवर्स कप, सोवर्स कप बच्चों। उसके अलावा बच्चों डूरंड कप, डूरंड कप, डूरंड कप। ये कुछ महत्वपूर्ण ट्रॉफी हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। यूं तो और भी है, एक दो और देखे तो आप लोग, मर्डेका कप है, मर्डेका कप है, मर्डेका कप है बच्चों। यह भी फुटबॉल से ही संबंधित है। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो निम्नलिखित में से कौन भारत में हॉट स्पॉट है? पूर्वी हिमालय, पश्चिमी हिमालय, सुंदरवन, पूर्वी घाट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है। क्या है? पूर्वी हिमालय। बच्चों मैं आपको बता दूं हॉट स्पॉट होता क्या है। हॉट स्पॉट की जब बात की जाए बच्चों तो जहां पर जैव विविधता बायोडायवर्सिटी अधिक पाई जाती है उस स्थल को हॉट स्पॉट कहते हैं। जैसे समझने का प्रयास करें, जैसे मान लीजिए एक स्थल ही है, एक स्थल ही है, तो इसमें मान लीजिए कुछ जाति यहाँ रहती हैं, कुछ प्रजातियां ये, कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ। अब एक स्थल है बच्चों ये है, इसमें बच्चों यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। तो आप लोग देखोगे कि यहाँ से यहाँ कुछ ज्यादा है। और बच्चों और एक स्थल ये मान लीजिए, तो यहाँ मैंने मान लिया ये ऐसे है, तो आप लोग देखोगे कि और भी अधिक है, यहाँ और भी अधिक है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि विभिन्न प्रजातियों की संख्या, विभिन्न प्रजातियों की जितनी प्रजातियां अधिक पाई जाएंगी वहां पर हॉट स्पॉट ही कहा जाएगा। ये हम लोग कह सकते हैं कि इन तीनों में यह हॉट स्पॉट है। क्या है? हॉट स्पॉट है, या इसे हम लोग कह सकते हैं यह तप्त स्थल है, ये तप्त स्थल है। अब बच्चों महत्वपूर्ण बात क्या है? महत्वपूर्ण बच्चों बात यह है कि जो हॉट स्पॉट है इसकी खोज सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसका जो नामकरण किया गया था वो किया गया था नॉर्मन मेयर्स ने। किसने? नॉर्मन मेयर्स ने किया था। किसने किया था? नॉर्मन मेयर्स ने किया था बच्चों। और ये कब किया था? 1988 में किया था। कब किया था बच्चों? यह 1988 में ही किया था। अब अगर बात की जाए बच्चों नॉर्मन मेयर ने कब किया था? 1988 में किया था। तो याद रखना बच्चों कि पूर्वी हिमालय भारत में बहुत इंपोर्टेंट हॉटस्पॉट है। उसके अलावा भी बच्चों अगर बात की जाए तो भारत में एक पश्चिमी घाट और है। क्या है? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट भी हॉटस्पॉट है। वैसे तो भारत में मुख्यतः दो ही हैं, एक पश्चिमी घाट है, एक पूर्वी हिमालय। एक क्या है? पूर्वी हिमालय। दो ही मुख्यतः हॉटस्पॉट हैं, लेकिन वैसे इनकी संख्या 4 भी मानी जाती है। 4 की बात की जाए बच्चों तो इसमें दो कौन कौन से हैं? एक तो बच्चों इंडो बर्मा, एक है इंडो बर्मा, और एक है बच्चों सुंदरलैंड, एक है बच्चों सुंदरलैंड। तो मैं आपको बता दूं इंडो बर्मा में तो थोड़ा सा इंडिया का हिस्सा और बर्मा म्यांमार का हिस्सा दोनों को सम्मिलित किया जाता है। तो ये भारत का नहीं अलग से पर मान लिया जाता है। प्रमुख तो दो ही हैं, पश्चिमी घाट और पूर्वी स्थल। सुंदरलैंड की बात की जाए बच्चों तो अंडमान निकोबार वाला हिस्सा, इंडोनेशिया वाला हिस्सा, उधर बात की जाए तो ये मिला के इसको सम्मिलित किया जाता है। उसमें थोड़ा सा आपका क्या आ जाता है? अंडमान निकोबार आ जाता है। इसमें क्या आ जाता है? इसमें अंडमान निकोबार वाला हिस्सा थोड़ा सा आ जाता है, इसलिए कह दिया जाता है। लेकिन मुख्यतः भारत में हॉटस्पॉट कौन कौन से हैं? पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय। और सबसे समृद्ध पश्चिमी घाट है। सबसे समृद्ध कौन सा है?
पश्चिमी घाट है। सबसे समृद्ध हॉटस्पॉट की दृष्टिकोण से कौन है, तो वो पश्चिमी घाट है। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। तो आप सब लोग जानते हो कि फर्स्ट ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। बच्चों मैं आपको बता दूं कि ऋग्वेद जो सबसे पुराना वेद है, इसकी अगर बात की जाए तो ऋक से बना होता है। ऋक का मतलब यह होता है कि यह मंत्रों का उच्चारण, क्या होता है, मंत्रों का उच्चारण या श्लोकों का उच्चारण करने वाला जो होता है उसे हम ऋक कहते हैं। उसके अलावा बच्चों अगर बात की जाए तो ऋग्वेद की जो स्थापना की थी तो वो वेद व्यास ने की थी। किसने की थी, ऋग्वेद को वेद व्यास ने ही लिखा था। क्लियर है, वेद व्यास ने लिखा था। उसके अलावा अगर बच्चों बात की जाए तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है ही है। ऋग्वेद में बच्चों यदि मंत्रों की बात की जाए तो इसमें जो मंत्र हैं वो बच्चों कितने हैं, मंत्रों की बात की जाए तो 10,580 मंत्र हैं। कितने हैं, 10,580 मंत्र हैं। उसके अलावा बच्चों ऋग्वेद बना था या ऋग्वेद का जो निर्माण हुआ था वो सप्त सैंधव प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था, ऋग्वेद का निर्माण सप्त सैंधव प्रदेश में हुआ था। सप्त सैंधव प्रदेश में ऋग्वेद को लिखा गया था। क्या किया गया था, ऋग्वेद को कहां लिखा गया था, सप्त सैंधव प्रदेश में लिखा गया था। उसके अलावा जो ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण कराता है, उसे हम क्या कहते हैं, पुरोहित कहते हैं। क्या कहते हैं, पुरोहित। और जो पुरोहित होता है वो बच्चों कौन होता है, होता है। उसके अलावा बच्चों ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं। कितने, 10 मंडल हैं। उसके अलावा 2 से 7 तक के जो मंडल हैं इनको वंश मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वंश मंडल कहा जाता है। कुछ महत्वपूर्ण मंडल है वैसे बच्चों, जैसे तीसरा मंडल है, कौन सा, तीसरा मंडल जो है बच्चों वो गायत्री मंत्र से संबंधित है। किससे, गायत्री मंत्र से संबंधित है। और गायत्री मंत्र को किसने लिखा था, तो विश्वामित्र ने। किसने, विश्वामित्र ने लिखा था। अगर बात की जाए बच्चों एक और महत्वपूर्ण 9वां मंडल, कौन सा, 9वां मंडल बच्चों सोमरस से संबंधित है। किससे, सोमरस से संबंधित है। और सोमरस से संबंधित इसे लिखा किसने था, पवना अंगीरा। कौन था बच्चों, पवना अंगीरा ने इसे लिखा था। क्लियर है। और अगर बात की जाए बच्चों तो 10वां जो मंडल है यह पुरुष सूक्त से संबंधित है। किससे, पुरुष सूक्त से संबंधित है। किससे, पुरुष सूक्त से संबंधित है। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट, और इसके 2 ब्राह्मण है, ऐत्रेय। सबसे पुराना वेद आपका ऋग्वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जिसने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, बदरुद्दीन तैयब जी, जॉर्ज यूल, व्योमेश चंद्र बनर्जी, विलियम बेंटिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड है, जॉर्ज यूल। जॉर्ज यूल की बात की जाए बच्चों तो मैं आपको बता दूं कि 1888 का अधिवेशन हुआ था इलाहाबाद में। कहाँ हुआ था, इलाहाबाद में। और आज का प्रयागराज, यहाँ पर बच्चों सबसे पहले जॉर्ज यूल ने ही इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इससे पहले, जॉर्ज यूल से पहले किसी भी अंग्रेज ने इसकी अध्यक्षता नहीं की थी। क्लियर बच्चों। ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, क्लियर है, ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। क्लियर है बच्चों। और ये कहाँ थे, मद्रास अधिवेशन में। ये किस अधिवेशन में थे, मद्रास अधिवेशन में 1887 में हुआ था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है, कौटिल्य, मेगस्थनीज, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है, कौटिल्य। बच्चों मैं आपको बता दूं जो अर्थशास्त्र है यह कौटिल्य या विष्णुगुप्त या चाणक्य या कौटिल्य ने ही लिखी थी। उसके अलावा मैं बता दूं अर्थशास्त्र बच्चों राजनीति किस पर लिखी गई है, राजनीति और लोक प्रशासन से संबंधित पुस्तक है। किससे संबंधित है,
लोक प्रशासन से संबंधित है। और बच्चों आपको मैं बता दूं, अर्थशास्त्र में जो भाग हैं वो 15 हैं। कितने? 15 हैं। और उपभाग या अधिकरण, उपभाग या अधिकरण की बात की जाए बच्चों, उपभाग या अधिकरण की बात की जाए तो 180 है। उसके अलावा अर्थशास्त्र को जो संकलित किया था बच्चों, अर्थशास्त्र को जो संकलित किया था वो 1909 में श्याम शास्त्री ने किया था। किसने? श्याम शास्त्री ने किया था। क्लियर है बच्चों? और कौटिल्य या विष्णुगुप्त या चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का मैकियावेली कहा जाता है। भारत का मैकियावेली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नई संसद भवन के वास्तुकार कौन थे? ऑप्शन फर्स्ट विमल पटेल, वी सुतार, राजीव कुमार, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है, विमल पटेल। मैं आपको बता दूं, नई संसद का जो उद्घाटन हुआ था, मतलब ये जो प्रारंभ हुई है, तो वह 28 मई 2023 से। क्लियर बच्चों? 2023 में नया संसद भवन का उद्घाटन हुआ और प्रधानमंत्री जो हमारे वर्तमान में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। और बच्चों मैं आपको बता दूं, नए संसद भवन में लोकसभा में जो सीटों की व्यवस्था की गई है वो 888 की गई है। कितनी की गई है? 888। कहने का मतलब यह है कि लोकसभा में 888 व्यक्ति या 888 सांसद चुनकर जाएं तो वो बैठ सकते हैं। अभी हमारे देश में ऐसी व्यवस्था नहीं है। हमारे देश में आप सब लोग जानते हो कि इस समय तो 543 हैं। वैसे मैक्सिमम जो होता है वो पहले 552 होता था, लेकिन 2 एंग्लो इंडियन हटा दिए गए तो 550 है। और बच्चों राज्यसभा की यदि बात की जाए बच्चों तो 384 तक चुने जा सकते हैं, या हम लोग कह सकते हैं अगर 384 चुन जाए कभी भविष्य में तो वो भी वहां बैठ सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यह है, निम्नलिखित में से कौन गर्म जलधारा है? केनारी, हम्बोल्ट, ब्राजील, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन थर्ड ब्राजील जलधारा बच्चों गर्म जलधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन किसके कारण होता है? परिभ्रमण के कारण, परिक्रमण के कारण, सूर्य ग्रहण के कारण, चंद्र ग्रहण के कारण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड है, परिक्रमण के कारण। परिक्रमण गति के कारण ही पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन होता है। जैसे आपने देखते होंगे गर्मी, बसंत ऋतु, सर्दी, ये सब आती हैं, आप लोग देखते हो तो इसके कारण। और दिन रात जो होते हैं पृथ्वी पर, जो दिन रात होते हैं वो किसके कारण होते हैं? पृथ्वी की परिभ्रमण गति के कारण होते हैं। किसके? पृथ्वी की परिभ्रमण गति के कारण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कुंभ मेला का आयोजन कहां नहीं होता है? इलाहाबाद, उज्जैन, हरिद्वार, पुरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर पुरी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बच्चों पुरी है। क्या है? पुरी। ये लाइट झटका दे जाती है बच्चों, बड़ी दिक्कत होती है। तो ये क्या है? पुरी है। अब मैं बच्चों आपको बता दूं, जो कुंभ मेला है, कुंभ मेला का जो आयोजन होता है हर 12 वर्ष बाद होता है। कि हर 12 वर्ष बाद होता है। हर 12 वर्ष बाद होता है। हर 12 वर्ष बाद होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि पहले जो कुंभ मेला का आयोजन 2013 में हुआ था और अब यह 2025 में हुआ। इन 4 जगहों पर 2025 में हुआ। कौन कौन सी 4 जगह? एक तो बच्चों इलाहाबाद है, एक उज्जैन, एक हरिद्वार और एक बच्चों है आपका नासिक। क्या है? नासिक। मैं आपको बता दूं, इन 4 जगह, इलाहाबाद आप सबको पता है गंगा नदी के तट पर स्थित है। उज्जैन बच्चों क्षिप्रा या शिप्रा, दोनों ही नाम है, शिप्रा या क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। और बच्चों हरिद्वार भी गंगा नदी के तट पर स्थित है। और नासिक बच्चों गोदावरी के तट पर स्थित है। गोदावरी के तट पर स्थित है। महत्वपूर्ण बात क्या है बच्चों कि जो कुंभ मेला है बच्चों, यह कुंभ मेला जो है यह बच्चों मैं आपको बता दूं, यह यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक सूची में सम्मिलित है। अमूर्त सांस्कृतिक या विरासत सूची में सम्मिलित है। अमूर्त विरासत सूची में सम्मिलित है। तो मैं बच्चों आपको बता दूं, अब तक हमारे देश में जो यूनेस्को द्वारा अमूर्त विरासत जितने भी स्थल हैं उनकी संख्या 15 है। स्थल क्या है? जो भी महत्वपूर्ण चीजें हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई लोक नृत्य है काफी फेमस है,
जैसे मैं आपको बता दूं 2014 में 2014 में तो 2000 अगर बात की जाए बच्चों, इससे पहली जो थी, इससे पहली मुझे डेट फिक्स याद नहीं है इसकी, तो मैं आपको बता दूं कि इसकी जो 2015 से जो 14वीं थी, जो 14वीं थी बच्चों, वो दुर्गा पूजा थी। कौन सी थी? दुर्गा पूजा थी। मुझे इसका फिक्स डेट याद नहीं रहा है, दुर्गा पूजा थी। और बच्चों जो 15वीं है, 15वीं बच्चों गरबा है। कौन सी है? 15वीं गरबा। 15वीं जो अमूर्त विरासत सूची में जो शामिल किया गया वो गरबा है, और गरबा को तभी शामिल किया गया था 2023 में इसका प्रस्ताव गया था, और 2023 के एंड में होगा या 2024 के प्रारंभ में होगा गरबा का। क्लियर बच्चों? और कुंभ मेला को बच्चों इस सूची में जो शामिल किया गया था वो कब किया गया था? 2017 में। कब? 2017 में इसको सम्मिलित किया गया था, जो दक्षिण कोरिया के जेजू में इसका सम्मेलन हुआ था। कहां हुआ था? दक्षिण कोरिया के जेजू में सम्मेलन हुआ था, और उसी सम्मेलन में कुंभ मेला को यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया था। क्लियर बच्चों? वर्तमान में पूछा जाए कि देश में कितनी अमूर्त विरासत सूची है या कितने हैं, तो वो 15 हैं। 15वां कौन सा है? गरबा नृत्य है, जो आप सब लोग जानते हो ये किस राज्य का है? यह गुजरात राज्य से संबंधित है। क्लियर है बच्चों? गुजरात राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? आर के विश्वकर्मा, अरुण भंसाली, विवेक चौधरी, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आर के विश्वकर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा है? भारत, सऊदी अरब, कतर, यूक्रेन। तो मैं बता दूं बच्चों, विश्व में सबसे हथियार आयातक, सबसे अधिक हथियारों का जो आयात करता है वो है भारत। कौन सा है? भारत। विश्व में मान लीजिए कि 100% हथियार आयातक होते हैं, तो भारत अकेला 9.8% करता है। सऊदी अरब भी कम नहीं, इस बार सऊदी अरब बच्चों 8.4% पर, ये दूसरे नंबर पर। भारत बच्चों पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर सऊदी अरब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? अरब, तुर्क, मुगल और गौर। बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है, अरब। आप सब लोग जानते होंगे कि भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण किसने किया था? तो 712 ईस्वी में किसने किया था बच्चों? मोहम्मद बिन कासिम। किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम। जो बच्चों यह मोहम्मद बिन कासिम था, यह कौन था? ये बच्चों अरब था। कौन था? ये अरबी था, या हम लोग कह सकते हैं कि यह अरब आक्रांता था। क्लियर बच्चों? और यह मोहम्मद बिन कासिम ही है जिसने भारत पर सबसे पहले जजिया कर लगाया था। भारत पर सबसे पहले जजिया कर लगाया था। भारत पर सबसे पहले जजिया कर लगाया था। सबसे पहले जजिया कर लगाया था। क्लियर है बच्चों? और उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु 715 ईस्वी में हो जाती है। कब? 715 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। क्लियर है बच्चों? तो कल हम लोग फिर मिलते हैं, और कल तक के लिए जय हिंद।